हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का माइनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं वीडियो जो हूं चैप्टर 9 का पार्ट 2 में वीडियो बनाने जा रहा हूं। जिन्होंने भी पार्ट 1 वीडियो अगर इस चैप्टर का नहीं देखा है वो वीडियो के लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे पहले आप देखें, उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में मैं जो आज बताने वाला हूं वो आज सब्सिडेंस होगा। टाइप ऑफ रूफ, कितने तरह के रूफ जो है अंडरग्राउंड माइंस में या फिर अंदर में जितने भी रूफ पाए जाते हैं वो कितने तरह के रूफ हो सकते हैं, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। उसी रूफ के अंदर पे लेमिनेटेड रूफ और मैसिव रूफ भी आते हैं। जो लड़कों ने मुझे पूछा है वो मैं इस वीडियो पे बताऊंगा। बहुत ही अच्छे जानकारी मिलेंगे, वीडियो पे बने रहिए। जो भी नए इस चैनल पे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी नए नए वीडियो जितने भी आएंगे डीजे देशमुख से बुक रिलेटेड से जितने भी चैप्टर समझना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो जो है आपके सामने आते रहे। ठीक है। और मैं एक आरेक चीज़ पूछना चाहूँगा आप लोग से। एक चीज़ होता क्या है कि आप लोग क्या चाहते हो, जैसे कि नोट्स विथ क्वेश्चन, क्या है नोट्स विथ क्वेश्चन आप चाहते हो, या फिर सिर्फ हम नोट्स के अंदर में ही जितना ही है उसको समझाते हुए मैं बताऊं, या फिर क्वेश्चन जो मैं लाता हूं, जो क्वेश्चन के पीछे में जो एक्सप्लेन करता हूं वो अच्छा लगता है या फिर नोट्स अच्छा लगता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे एडवाइस कर सकते हो। जैसा आप लोग कहोगे वैसा मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए मैं शुरुआत करता हूँ पहले वीडियो पे, है ना। क्या है कि इस टॉपिक को जानने से पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एंड में आंसर देने हैं। मैं अभी जितने भी बीच में समझाऊंगा उसी के समझने के बाद जो है आप इस सबका आंसर जो है दीजिएगा, है ना। पॉज करके आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। हॉरिजन माइनिंग मेथड, कंट्रोल सब्सिडेंस किस तरह से होता है इसमें, फिर लैमिनेटेड रूफ, इसमें से एयर ब्लास्ट किस रूफ, कैसा रूफ होने पर एयर ब्लास्ट होता है ना, कैसा रूफ होने पर, उसका थिकनेस, इमीडिएट रूफ का जो सीम, अगर कोल रूफ होता है, अगर किसी भी कोयला सीम में अगर कोयला का रूफ होता है तो उस केस में उसका थिकनेस कितना होता है, ये आप आंसर दोगे। चलिए, सब्सिडेंस क्या होता है ये मैं बताऊंगा। सब्सिडेंस इज डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस एंड द स्ट्रक्चर स्टैंडिंग ऑन इट। मतलब सब्सिडेंस क्या है, सब्सिडेंस एक यहाँ पे डिप्रेशन है किसका, एक सरफेस, जो ग्राउंड सरफेस है यहाँ पे, जब ये धंस जाए, ऐसे धंस जाए तो इसी को हम लोग सब्सिडेंस कहते हैं। ना कि यहाँ पे जो हम माइनिंग किए हुए हैं इसके चलते जो यहाँ क्रैक बना है, और क्रैक जो ज़मीन में दिखता है उस क्रैक को हम लोग सब्सिडेंस नहीं कहते हैं। जैसा कि हम लोग किताबों में पढ़ा है कि जो मेन फॉल होता है वो क्रैक जो है यहाँ तक पहुँच जाता है, वो सब्सिडेंस का इंडिकेशन है ना। ये इंडिकेशन है, क्रैक जो है इंडिकेशन। अगर कहीं भी आप ज़मीन में देखिए तो उससे उस क्रैक को आप सब्सिडेंस मत समझिएगा, उसे सब्सिडेंस का इंडिकेशन है कि भाई आप इस ज़मीन को खाली जल्दी कर दीजिए, ताकि क्या है सब्सिडेंस होने से पहले आप लोग इस एरिया को छोड़ दें। ठीक है, इसीलिए सब्सिडेंस क्या है, इट इज़ ए डिप्रेशन, नॉट ए क्रैक ऑफ सरफेस। ठीक है ना। ये चीज़ आप समझेंगे। अब ये सब्सिडेंस जो होता है, ये सब्सिडेंस किसके कारण होता है, आखिर क्यों होता है, तो कारण ये है, इट इज काउज्ड बाय अंडरग्राउंड माइनिंग, है ना। इफ़ द रूफ ओवर वॉइड इज नॉट सपोर्टेड इफेक्टिवली, अगर हम कोई अंडरग्राउंड माइंस में अगर हम सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, वो धंसने लगता है। एक समय आता है जो धंस जाता है, बेंडिंग फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स जब ऊपर से लगता है तो वो धंसने लगता है ना। उसी प्रकार जब जैसे केविंग में क्या होता है, हम लोग तो सपोर्ट कोई चीज़ देता नहीं है केविंग में, तो उस केस में क्या होता है, हम लोग सब्सिडेंस होने देते, मतलब केविंग होने देते हैं, तो केविंग के कारण क्या होता है, सब्सिडेंस हो जाता है। सब्सिडेंस, अब देखिए फिगर में समझा रहा हूँ कि एक नॉर्मल आप लेयर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोयला सीम है। जब कोयला सीम में हम गैलरी चलाते हैं और गैलरी में जैसे हम केविंग के लिए छोड़ते हैं और सपोर्ट जब निकाल लेते हैं, तो एक समय जब आता है कि ये सब्सिडेंस
जो जब एक्सपोज एरिया जो है बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है तब क्या होता है, ये जो जो वॉइड बना हुआ है यहाँ पे, ये वॉइड जैसे ही थोड़ा सा लेयर झुकता है तो इसका क्रैक जो यहाँ पे जाता है। जब क्रैक जाता है ऊपर में दिखाई देता है, सरफेस में क्रैक जब दिखता है तब हमके समझ में आता है कि भाई यहाँ सब्सिडेंस अब होने वाला है। तब धीरे 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 क्या है, ये असहनीय जब हो जाता है, जैसे मान लीजिए जो फोर्सेस है यहाँ पे, वो फोर्स क्या हो जाता है, दबने लगता है, तब क्या है ये बेंडिंग हो जाता है। ठीक है, बेंड हो जाता है और ये जो यहाँ पे है ना, ये जो क्रैक बनाता है ना, इसको वर्टिकल लाइन ऑफ ब्रेक बोलते हैं। और जो लास्ट तक जो यहाँ सब्सिडेंस हुआ है, ये लास्ट तक मतलब इसके आगे सबसे ये ज़मीन नहीं धंसा हुआ, ये ज़मीन आपका धंसा नहीं हुआ है, ये ज़मीन यहाँ धंसा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो बीच में है ये धंसा हुआ पार्ट है। तो इस धंसा हुआ पार्ट को ये 5 पॉइंट जो बताया है, ये आपका जीरो सब्सिडेंस है, मतलब फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक है। ठीक है, ये आपका फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक है जहाँ जीरो सब्सिडेंस, जहाँ पे हमारा कोई भी सब्सिडेंस मतलब ज़मीन धंसा हुआ भाग नहीं है। तो इसी लाइन ऑफ ब्रेक मतलब फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक और या वर्टिकल लाइन ऑफ ब्रेक, इसके बीच में जो एंगल बनता है, इसी एंगल को हम यहाँ पे एंगल ऑफ ड्रॉ बोलते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ ड्रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ड्रॉ बोलते हैं ना। ये चीज समझ गया, फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक समझ गया। फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक की मतलब इट इज द लाइन दैट ज्वाइनिंग द जीरो सब्सिडेंस पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ, यहाँ पे कॉर्नर जो साइड है उस पॉइंट को जोड़ने वाला को हम लोग फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अभी आप देखिए, ये क्वेश्चन शायद एनसीएल में या बीसीसीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग कमेंट में बताइएगा किस सब्सिडी में पूछा गया था। ठीक है, इसमें देखिए, विच इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ सब्सिडेंस, इसमें पूछा है इंडिकेशन ऑफ सब्सिडेंस, नॉट सब्सिडेंस। तो इसमें पहला ऑप्शन है अ स्मॉल क्रैक ऑन द सरफेस, सेकंड इज डिप्रेशन ऑफ द सरफेस, थर्ड इज लोकल फॉल ऑफ कोल सीम, फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिप्रेशन ऑफ सरफेस। इसमें एनसीएल में ये ऑप्शन नहीं दिया था, इसीलिए उसमें नन ऑफ दीज हो गया था। ठीक है, उसमें नन ऑफ दी, स्मॉल क्रैक ऑन द सरफेस ऐसा लग रहा था, लड़के लोग बोल रहे थे कि सर स्मॉल क्रैक तो एक सब्सिडेंस का तो पता तो चलता है ना, ये सब्सिडेंस है। बोले कि भाई वो इंडिकेशन है, क्या है, वो इंडिकेशन है सब्सिडेंस का, हुआ सब्सिडेंस नहीं है, सब्सिडेंस इज डिप्रेशन ऑफ द सरफेस। ठीक है, कभी भी वो चीज़ आंसर ना दे। चलिए, अभी क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या होता है कि सब्सिडेंस होता है भाई, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या किया, जैसे कि बचने के लिए तो नॉर्मल है कि आप स्टोइंग कीजिए, उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन उस टाइम के जब पहले के टाइम पे कुछ साइंटिस्ट और डीजेमेस ने विचार किया कि भाई एक सब्सिडेंस ऐसा थिकनेस जो है, ऐसा मतलब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे कोयला सीम है। ठीक है, यहाँ कोयला सीम है, यहाँ पे हमने कोल निकाल दिया, तो ये जो यहाँ पे जो धंसेगा ना, वो यहाँ पे मान लीजिए सरफेस है, वो एक ऐसा सेफ कवर मतलब थिकनेस, मतलब एक लेयर का जो थिकनेस है वो डिसाइड किया कि भाई इतना दूर तक अगर सीम के ऊपर में अगर इतना दूर तक थिकनेस रहा तो आपका सब्सिडेंस जो है ना टॉलरेबल रहेगा। क्या मतलब है, उस सहन कर लेगा, उस प्रेशर एनर्जी को सहन कर लेगा और क्रैक जो ऊपर तक नहीं आएगा, मतलब क्रैक ऊपर नहीं गया मतलब सब्सिडेंस नहीं होगा। एक सेफ कवर डिसाइड किया गया था डीजेमेस और इंजीनियर के थ्रू, लेकिन वो क्या हुआ, असफल हो गया था। केविंग, लॉन्गवाल के मेथड में जब केविंग हुआ तो ये चीज़ क्या हुआ, ऊपर वाला पार्ट धंस गया था। वही चीज़ मैंने यहाँ समझाया हुआ है कि इट इज़ द थिकनेस, है ना, सेफ कवर ऑफ सब्सिडेंस क्या है, इट इज ए थिकनेस ऑफ रॉक बियॉन्ड विच सब्सिडेंस इज टॉलरेबल फॉर द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मेंशन इन टेबल 1। अभी टेबल 1 में दिखाऊंगा, पहले ध्यान देख लीजिए कि ये एक सेफ कवर ऐसा थिकनेस है, मतलब कोल सीम जो है उसके ऊपर में ऐसा थिकनेस है, थिकनेस ऑफ इतना होना चाहिए ताकि सब्सिडेंस उस चीज़ को सहन कर सके, मतलब सब्सिडेंस ऊपर तक नहीं पहुंच सकेगा। उतना थिकनेस अगर रहेगा तो क्रैक जो है आपका सरफेस तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, उसी को सेफ कवर कहता है। बट इन केस ऑफ केविंग द थ्योरी ऑफ सेफ कवर डज नॉट होल्ड गुड्स, क्या है, डज नॉट होल्ड गुड्स एंड द एरिया ऑन द सरफेस अफेक्टेड सब्सिडेंस इज ऑलवेज मोर देन एरिया
फ्रॉम द कोल एंड मिनरल। मतलब इसमें कह रहा है कि ये आपका कोल सीम है ना, सीम है, और यहाँ पे वॉइड है। तो ये क्या होता है, जितना हम यहाँ पे हम निकाले एक्सट्रैक्शन किए, क्या सब्सिडेंस इतना ही होगा, इतना ही होगा? नहीं, इससे ज़्यादा होगा, मतलब इतना ज़्यादा हो सकता है ना, इसी को बताया गया। तो क्या हुआ उसमें जब केविंग किया गया था तो देखा गया कि सेफ कवर होने के बाद भी जितना थिकनेस छोड़ने बोला था उतना थिकनेस छोड़ने के बाद भी क्या हुआ, क्रैक हमारा पहुंच गया और सब्सिडेंस हो गया। तो ये असफल रहा। ये आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सेफ कवर होता है ना, जो मतलब जो सीम के कभी भी माइनिंग किया जाता है तो एक सेफ कवर डिसाइडेड था। सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा सा क्या हुआ कि मैं जहाँ मैं वीडियो बना रहा था वहाँ पे उन्होंने जी कोई लगा कि ऐसे बंगले पे है, वो बंगला जो है थोड़ा भूत बंगला टाइप है, वहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था तो वहाँ पे कुछ लोग आए तो देखे कि यहाँ कौन पढ़ा रहा है भाई, कौन पढ़ रहा है ऐसे चिल्ला चिल्ला के, तो थोड़ा डाउट हो गया, इसलिए वो थोड़ा देखने गया था। तो हाँ चलिए छोड़िए, हटाइए वो सब। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपका जो सीम है ना, सीम है, मान लीजिए सीम है, तो इसमें हम वॉइड क्रिएट हुआ, तो मतलब इसमें सब्सिडेंस जो होता है उसका क्रैक जो है सरफेस में ना पहुँचे, इसके लिए एक थिकनेस डिसाइड किया कि सीम के ऊपर में कम से कम इतना थिकनेस होना चाहिए कि आपका जो इसके धंसने के कारण जो है क्रैक जो पैदा हुआ, ये क्रैक सरफेस तक ना पहुँचे। सरफेस तो ये है, तो यहाँ तक ही क्रैक आए, इतने ही तक सह ले, ठीक है, ऐसा हुआ। तो ये थिकनेस देख सकते हैं आप, थिकनेस क्या है यहाँ पे देखिए, आप देख लें कि जब केविंग होता है मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन पे, है ना, तो एक क्या है आपका, जिस सरफेस में पक्का बिल्डिंग हो तो उस केस में अगर सीम अगर कहीं नीचे अंडरग्राउंड में है और ऊपर में देखिए ये आपका सीम है, ये आपका सीम है, अब सरफेस में अब पक्का बिल्डिंग है यहाँ पे, तो इस पक्के बिल्डिंग और इसके बीच में कितना, कम से कम कितना यहाँ पे थिकनेस होना चाहिए कि आपका सब्सिडेंस जो है यहाँ तक नहीं पहुँचे। तो ये थिकनेस आपका दे दिया है। अब मान लीजिए थिकनेस क्या है, कोल सीम का टी बराबर क्या है, थिकनेस ऑफ कोल, इसका मान लीजिए कोल 3 मीटर है, तो 3 मीटर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 60, तो 6 × 12 120 मीटर, मतलब 120 मीटर तक जो होगा वो आपका टॉलरेबल होगा सब्सिडेंस, मतलब उसी के बीच में ही क्रैक होगा, ऊपर सरफेस तक नहीं जाएगा। ये इंजीनियर और डीजीएमएस का कहना था, लेकिन ये फेल मार गया, इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे। ये फिगर जो दिखा रहा हूँ ना, उस सब्सिडेंस माइनिंग के चलते नहीं हुआ, माइनिंग के चलते भी हो सकता है, लेकिन ये अर्थक्वेक या किसी भी नेचुरल जो घटना होता है उसके कारण हुआ है। देखिए यहाँ पे एक क्या हुआ, इधर ज़्यादा धंस गया है और इधर धंसा नहीं है, मतलब ये यूनिफॉर्म अनयूनिफॉर्म सब्सिडेंस है, ये समझे ना, अनयूनिफॉर्म। एक यूनिफॉर्म सब्सिडेंस होता है, एक अनयूनिफॉर्म टाइप में, मतलब अगर ये बराबर धंसता ना, ये साथ में धंसता तो यूनिफॉर्म सब्सिडेंस था। इसी को बचाने के लिए, इसी को सब्सिडेंस जो होता है यूनिफॉर्म सब्सिडेंस हो, यूनिफॉर्म सब्सिडेंस हो, इसके लिए ही हार्मोनिक माइनिंग की जाती है। क्या की जाती है? हार्मोनिक माइनिंग, ताकि ये क्या है आपका बिल्डिंग जो है इसे हम हटा सकें, क्योंकि एक तरफ धंस जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, इसमें कंट्रोल करना मुमकिन होता है, हटा भी नहीं पाते। इसलिए यूनिफॉर्म सब्सिडेंस हो, इसके लिए हम हार्मोनिक मेथड का अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एरिया ऑन द सरफेस अफेक्टेड बाय सब्सिडेंस इज ऑलवेज डैश, मतलब खालिस्तान, देन द एरिया फ्रॉम विच कोल एंड मिनरल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड अंडरग्राउंड, मतलब जो एरिया हम लोग खोदते हैं क्या सब्सिडेंस इससे ज़्यादा एरिया कवर करता है? बोलेगा यस, यस सर, तो ये होगा मोर। मैंने जो भी एंगल ऑफ ड्रॉ बताया था सारा मैंने लिख दिया है। व्हाट इज एंगल ऑफ ड्रॉ हो गया, इट इज एंगल बिटवीन द वर्टिकल लाइन ऑफ ब्रेक एंड द फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक, मतलब ये एंगल जो बन रहा है सब्सिडेंस का, ये वाला पॉइंट, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ ड्रॉ बोलते हैं। ये आपका फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक हुआ, ठीक है, ये भी आप समझ सकते हैं फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक क्या होता है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रूफ, मतलब क्या है कि 2-3 तरह के रूफ
पाए जाते हैं। जो माइंस जो कोयला सीम होगा, उस कोयला सीम के छत में या तो कोल रूफ होगा, या फिर सैंड रूफ होगा, या फिर सेल रूफ होगा। ये 3 रूफ जो है ये आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब जो है कोयला रूफ है, क्या है, कोयला रूफ है। तो कोयला रूफ में क्या होता है कि आप अगर कोई भी सीम जो है 3 मीटर से अधिक हो, क्या है, 3 मीटर से अधिक, तो 3 मीटर हमारा तो खड़ाई नॉर्मली तो 3 मीटर से अधिक तो रखते नहीं है, तो उसी रेगुलेशन के अनुसार क्या होगा, तो हम 3 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, ज़मीन में जो है सरफेस जो है वहाँ अगर सरफेस को देखते हुए कोयला अगर हम निकाल रहे हैं, तो ऊपर में जो रूफ होगा ना, उसमें कोल रूफ भी छोड़ देते हैं, ताकि इधर से ही हम कोयला निकालते रहें और रूफ जो है हम 3 मीटर अधिक ना हो, इसके लिए हम छोड़ देंगे। तब कोयला यहाँ छूट जाएगा, 3 मीटर से अधिक नहीं रखेंगे तो छूटने के बाद डिप्लेयरिंग के टाइम में ये निकाल लेते हैं। तो ये रूफ क्या हो गया, कोयला रूफ हम छोड़ दिए, ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कि हम सैंड रूफ भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई सेल कोल और सैंड जो है लेयर बाय लेयर होते हैं, है ना। ये सीम है तो सैंड रूफ भी लेयर बाय लेयर होता है, सेल भी लेयर बाय लेयर होता है, ठीक है। ये 3 रूफ पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे अब कोयला सीम है, मैंने बताया ना कि सीम का थिकनेस कितना होने पर इमीडिएट रूफ में कोल रूफ होता है। मतलब कोल सीम का थिकनेस कितना होने पर, है ना, इमीडिएट रूफ में कोल रूफ हो जाता है। तो हमारा जो कोल का सीम का जो थिकनेस होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, 3 मीटर से अधिक होगा, तभी जाके हम कोयला रूफ क्या होगा, कोयला का रूफ हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 मीटर ही हमारा जो है ये आपका 3 मीटर मैक्सिमम हाइट होता है, ठीक है। ये चीज़ में मैं समझाया हूँ कि अगर कोयला फ्लोर, यह ध्यान देखिए, अगर कोयला फ्लोर के नज़दीक निकाला जा रहा है तो रूफ में कोल रूफ छोड़ना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो सीम है ना, ये सीम आपका 4 मीटर है, मान लीजिए 4 मीटर है, तो हम नीचे से हम कोयला जो यहाँ है, जो फ्लोर है ना, आप फ्लोर जो है ना, ये फ्लोर को आप रॉक के तक रख सकते हैं कोयला यहाँ, और यहाँ पे क्या है 3 मीटर तक रख, नीचे से 3 मीटर, तो 3 मीटर रख दिए, जो 3 मीटर तक हम कोयला हुआ। अब यहाँ पे 1 मीटर छूट रहा है, ये रूफ हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लोर के नज़दीक अगर निकाल, फ्लोर का नज़दीक ये है, और यही चीज़ हम नहीं रखते तो ऊपर में रखते तो यहाँ 1 मीटर छोड़ना पड़ता कोयला, यही करना पड़ता, ठीक है। तो यही चीज़ कह रहा है, कोल रूफ इज रिलायबल। और ध्यान में रखिएगा पॉइंट नंबर 1 कि कोल क्या है, कोल रूफ जहाँ होगा वो रिलायबल होगा। ओकेजनली ड्रेसिंग हम लोग कर सकते हैं, हैंगिंग पोर्शन विल नॉट प्रूव डेंजरस एंड इट स्टैंड लॉन्ग पीरियड 1 and 2 years, मतलब 1 and 2 years तक ये खड़ा रह सकता है, और ये रिलायबल होता है। क्या होता है, कोयला क्या होता है, रिलायबल होता है, ठीक है। चलिए अब सैंड स्टोन के बारे में समझिएगा। अब सैंड स्टोन रूफ जो होता है, वो सैंड रूफ क्या है, आप देखिए यहाँ पे, इट बेंड स्लाइटली, फर्स्ट पॉइंट इज बेंड स्लाइटली बिफोर ब्रेकिंग। मतलब अगर सैंड रूफ का अगर रूफ जो है, अगर सैंड स्टोन का अगर हो, तो क्या होगा, वो टूटने से पहले आपको बेंड स्लाइटली बिफोर ब्रेकिंग, मतलब वो क्रैक होने से पहले क्या हो, थोड़ा सा बैंड होता है, क्या होता है, बैंड होता है, वो बैंड होता है तब जाके टूटता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड थिंग है, इट गिव द इनफ वार्निंग बिफोर फ्रैक्चर, मतलब टूटने से पहले ये वार्निंग दे देता है। इट इज रिलायबल, थर्ड पॉइंट इज इट इज रिलायबल एंड इट कंसिडर गुड इन माइनिंग टर्मोलॉजी, मतलब माइनिंग के केस में क्या होता है, ये जो सैंड स्टोन जो रूफ होता है वो क्या होता है, भरोसेमंद होता है और बहुत ही अच्छा गुड माना गया है, ठीक है। इसका जो प्रेशर होता है ना, ये प्रेशर क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है, टूटने का जो स्ट्रेंथ है वो आपका 1 क्यूब, ये आपका 1 mm है, ये 1 mm है ना, इसमें 13.5 kg मारेंगे तब जाके ये क्रश होगा, मतलब इतना स्ट्रेंथ का क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है। चलिए सेल रूफ में क्या होता है, सेल रूफ इट इज ट्रेचस एंड मोर अनलिवर, मतलब ये धोखेबाजी, मतलब ये धोखा दे देता है, ठीक है। ये क्या होता है, मोस्ट अनरिलायबल, मतलब भरोसेमंद का है ही नहीं, है धोखेबाज है।
ये जो सेल रूफ है आपका धोखेबाज है। इट क्या है, रेयरली गिव एनी वार्निंग बिफोर कोलैप्सिंग, मतलब टूटने से पहले ये कोई भी वार्निंग नहीं देता है। और क्या होता है, जब मौसम के हिसाब से ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये ख़राब भी होते रहता है, क्योंकि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और अपने आप को कमज़ोर कर लेता है, और वो क्या होता है, धंस जाता है। इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है, प्रैक्टिस है इस चीज़ को बचने के लिए कि आप जो है इसमें 0.6 मीटर कोल हम छोड़ सकते हैं। मतलब ये सीम है, इस सीम के ऊपर में जो रूफ होगा, मान लीजिए इस सीम के ऊपर में यहाँ क्या है, यहाँ हमारा सेल है, तो इस सेल के ऊपर में, इस सेल के नीचे में यहाँ पे आप कोयला छोड़ दीजिए। कितना, 0.6 मीटर जो है कोयला ऊपर में छोड़ दीजिए, ताकि वो एटमॉस्फेरिक जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सके। ठीक है, ये चीज़ होता है। और बाद में क्या होगा, डिप्लेयरिंग, डेवलपमेंट में इतना 0.6 मीटर कोयला छोड़ देना चाहिए, और डिप्लेयरिंग में उस चीज़ को निकाल लेना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं कि मेन चीज़ क्या है, लेमिनेटेड रूफ और मेसिव रूफ होता क्या है। यहाँ देखिएगा, माइनिंग एरिया में जनरली कितने टाइप का रूफ होता है ना। माइनिंग एरिया में क्या होता है कि दो तरह के, जैसे हमने बताया 3 तरह के रूफ होते हैं, लेकिन 3 तरह के रूफ में सैंड स्टोन जो होता है ना, सैंड स्टोन, इसी में क्या होता है, सैंड स्टोन ये बोलिए या फिर सेल, भी सेल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो स्टोन होता है नॉर्मली तो आप सैंड स्टोन ही समझ सकते हैं, क्योंकि लेयर बाय लेयर क्या होता है, सैंड ही होता है, सैंड स्टोन ही होता है। तो ये सैंड स्टोन जो है ये 2 तरह के हो सकते हैं। ये मिनरल माइनिंग एरिया में जनरली 2 तरह का होता है। जो रूफ जो बनता है ना, वो चीफली सैंड स्टोन का, मतलब मुख्य जो होता है सैंड स्टोन्स का ही बना होता है। आप समझ सकते हो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग माइनिंग के केस में सैंड स्टोन जो होता है बहुत ही अच्छा रिलायबल होता है। लेकिन उसमें भी क्या है, सैंड स्टोन रूफ जो होता है उसमें 2 पार्ट आता है। एक तो आपका लेमिनेटेड हो गया, और दूसरा जो है आपका मेसिव हो गया। क्या हो गया, मेसिव हो गया। तो लेमिनेटेड और मेसिव में क्या अंतर है, आप इसको देखिए। लेमिनेटेड रूफ का मतलब समझिए कि एक कोयला सीम है, ठीक है, ये कोयला सीम है, इसमें जब वॉइड क्रिएट हुआ, लैमिनेटेड सैंडस्टोन का मतलब ये हो गया कि अब जो लेयर बना है ना सैंडस्टोन का, ऐसे बना हुआ है, इस तरह का लेयर बाय लेयर बना हुआ है सैंडस्टोन का। ठीक है, ये आपका लैमिनेटेड सैंडस्टोन है, मतलब एक दूसरे से चिपका हुआ है दोनों, तो ये लेयर बाय लेयर बना हुआ है लैमिनेटेड रूप। ये क्या होगा, जब यहाँ पे कोयला यहाँ पे है और निकाल देंगे तो धंसेगा कैसे, लेयर बाय लेयर धंसेगा ना, एक एक करके धंसेगा ना। ये नहीं कि सडनली एक ही बार गिरेगा, नहीं, ये धंसा, उसके बाद ये धंसेगा, फिर ये धंसेगा। ये हो गया लेमिनेटेड रूफ। ठीक है, ये रूफ में क्या होता है, आप जैसे ही सपोर्ट डिप्लेयरिंग करने के बाद जैसे ही सपोर्ट निकाल देंगे, है ना, सपोर्ट जब निकाल देंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक, ये सपोर्ट है, ये जैसे निकालेंगे डिप्लेयरिंग के बाद ये धंस जाएगा आराम से 24 आवर में। कितना, 24 to 48 आवर में ये आपका धंसने लगेगा, मतलब लोकल फॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोकल फॉल 24 to 48 आवर में हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है आपका जो मेसिव जो रूफ होता है, मेसिव रूफ, ये जो लेमिनेटेड था ना, लेमिनेटेड में मतलब लेयर बाय लेयर था सैंडस्टोन, है ना, सैंडस्टोन था, लेयर बाय लेयर था। लेकिन मेसिव रूफ का केस में, मेसिव में एक बड़ा सा पत्थर जो लेमिनेटेड नहीं है, जो ये सैंडस्टोन है, क्या होता है, सैंडस्टोन, ये क्या होता है, कोई लेयर नहीं है। अगर मान लीजिए यही टंग गया डिप्लेयरिंग के केस में तो धंसेगा यहाँ पे, तो क्या होगा, एयर ब्लास्ट हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये हो गया लेमिनेटेड रूफ। ये लेमिनेटेड लेयर बाय लेयर बना हुआ है, ये लेमिनेटेड रूफ जो है आपका बना हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं इसको मेसिव रूफ। अगर यही मेसिव रूफ अचानक गिर जाए, रूफ फॉल हो जाए, तो क्या होगा, एयर ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एयर ब्लास्ट। ठीक, देखिए अब यहाँ पे समझिए लेमिनेटेड रूफ में और इसमें क्या अंतर है। लेमिनेटेड रूफ क्या होता है, ड्यूरिंग द डिप्लेयरिंग ऑपरेशन इफ द रूफ इज लेमिनेटेड व्हेन लोकल फॉल ऑकर इज 4 to 10 आवर,
आफ्टर। मैंने अभी 24 आवर बताया था ना, वो कभी कभी होता है, लेकिन 4 से 10 घंटा में लोकल फॉल हो जाता है। कितना? 4 से 10 आवर में, मतलब सपोर्ट निकालने के बाद जो होता है वो आपका गिर जाएगा, लोकल फॉल हो जाएगा, है ना। ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है, इट इज़ रिलायबल कोल पिलर ऑफ लोकल वेट एंड देयर फॉर एडवांटेज द एक्सट्रैक्टिंग द पिलर। मतलब इसका मतलब इस केस में क्या होगा, हमारा ये भरोसेमंद होगा, है ना। ये रिलायबल है, भरोसे लायक है कि भाई 4 आवर से लेकर 10 आवर में हम सपोर्ट गिराते हैं तो गिर जाता है, ताकि हम पिलर आराम से हम निकाल सकते हैं सपोर्ट, है ना। ये चीज़ है। मेसिव रूफ में देख लीजिए, मेसिव रूफ क्या होता है। मेसिव रूफ कंसिस्ट ऑफ मोस्टली सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन हम लोग पढ़े थे ना कि इसमें लेयर बाय लेयर है, तो इसमें कुछ लेयर जो है क्ले होगा, सैंडस्टोन के अलावा कुछ होगा। ये सैंडस्टोन है, कोई और स्टोन होगा यहाँ पे, है ना, ये अदर स्टोन होगा। मतलब इस तरह से लेयर बाय है, लेकिन इसमें ज़्यादातर मोस्टली क्या है, सैंड स्टोन ही होगा, जो लेमिनेशन मतलब लेयर बाय लेयर नहीं होता है, ठीक है ना। ये होता है। दिस रूफ विल नॉट कम डाउन ईजिली। ये रूफ क्या है, ईजिली आपका नहीं आता है, इसलिए ओवरहैंग मतलब जो अनसपोर्टेड होता है ना डीप लेयरिंग में, ऐसा होता है जो ईजिली नहीं आता है, जिससे हम इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग कर करके हम उसे गिराते हैं। थर्ड क्या है, इट विल नॉट गिव इनफ वार्निंग बिफोर ब्रेकिंग। और ब्रेक होने से पहले ये कोई भी वार्निंग नहीं देगा, अचानक धंसेगा और एयर ब्लास्ट कर देगा। क्या कर देगा? एयर ब्लास्ट कर देता है। और क्या होता है, इट स्टैंड लॉन्ग पीरियड इवन द विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट। मतलब सपोर्ट निकालने के बाद भी क्या है, ये खड़े के खड़े रहता है। डिप्लेयरिंग में तो आपका दिक्कत है, डेवलपमेंट में रिलायबल हो जाता है ना, लेकिन डिप्लेयरिंग में आपका अनरिलायबल होता है, कभी भी धंस जाएगा। चलिए इतना समझ गए। अब आप इसको क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ये चीज़ फर्स्ट वाला, है ना। विच मेथड ऑफ माइनिंग इज यूज टू कंट्रोल द सब्सिडेंस। तो मैंने बताया कि सब्सिडेंस को कंट्रोल करने के लिए हार्मोनिक माइनिंग का अपनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कौन से रूफ होने पर एयर ब्लास्ट की घटना होती है। मैंने अभी बताया ना, मेसिव रूफ अगर होगा तो आपका एयर ब्लास्ट होने की घटना होती है। लेमिनेटेड में तो तुरंत हो जाता है ना, लोकल फॉल होता है। सीम का थिकनेस कितना होने पर इमीडिएट रूफ में कोल्ड रूफ होता है। कोल्ड रूफ होने के लिए क्या होगा, सीम का थिकनेस कितना होना चाहिए, मोर देन 3 मीटर। कितना? मोर देन 3 मीटर। आंसर पता चल गया आप लोग को। चलिए, आप लोग अगर इस वीडियो को, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पर अगर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगल हो।